नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। फास्टैग को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपए का वार्षिक पास। 15 अगस्त से लागू होगा नियम। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है। जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है। गडकरी ने कहा कि ये पहल टोल वसूली प्रणाली को सरल, पारदर्शी और एकीकृत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। इसके जरिए न केवल समय की बचत होगी बल्कि ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। आतंकवाद पर भारत का सख्त रुख। पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा, अब प्रॉक्सी वॉर नहीं, सीधे युद्ध की तरह करेंगे जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बुधवार को 35 मिनट की टेलीफोनिक बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप को स्पष्ट किया कि ये अभियान पूरी तरह भारत की आंतरिक रणनीति के तहत चलाया गया था और इसे पाकिस्तान के विशेष आग्रह पर रोका गया। इसमें ना तो किसी व्यापारिक सौदे और ना ही अमेरिकी मध्यस्थता की कोई भूमिका थी। पीएम मोदी ने ये भी दो टूक कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे एक वास्तविक युद्ध की तरह मानते हुए जवाब देगा। भारत की ये स्पष्ट नीति आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों के लिए चेतावनी मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक क्रोएशिया दौरा, भारतीय समुदाय में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे, जो कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का इस यूरोपीय देश का पहला आधिकारिक दौरा है। पीएम मोदी के आगमन पर राजधानी जाग्रेब में उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां क्रोएशियाई सरकार के प्रतिनिधियों और भारतीय प्रवासियों ने गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सयो नवृणीमहे धातु यज्ञ। बता दें कि क्रोएशिया में 17,000 से अधिक भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, जिनके लिए ये दौरा एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण बन गया। इस यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग को और गहराई देने की दिशा में अहम कदम उठाए जाने की उम्मीद है। ठेले खोमचे वालों का होगा सत्यापन, सीएम योगी का बड़ा निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि सड़क किनारे ठेले खोमचे लगाने वाले लोगों की पहचान और सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी हाल में सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति न उत्पन्न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क किनारे अवैध रूप से बसने वाली झुग्गियों पर भी निगरानी रखी जाए और ऐसी बसावट को रोका जाए। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी जोर दिया और सभी संबंधित विभागों से योजनाबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा जताई।
पश्चिम बंगाल में नई ओबीसी लिस्ट पर हाईकोर्ट की रोक, ममता सरकार को झटका। पश्चिम बंगाल सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा जब कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य की हाल ही में जारी की गई नई ओबीसी सूची पर 31 जुलाई 2025 तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी। ये सूची 3 जून को अधिसूचित की गई थी, जिसमें 140 उपजातियों को शामिल किया गया था। इनमें 80 मुस्लिम और 60 गैर मुस्लिम समूह शामिल थे। कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस तपरत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा शामिल हैं, ने इस अधिसूचना को प्रक्रिया संबंधी खामियों के चलते निलंबित किया है। इसके साथ ही सभी संबंधित सरकारी आदेश, जाति प्रमाण पत्र, आवेदन पोर्टल और अन्य व्यवस्थाएं भी फिलहाल रोक दी गई हैं। कोर्ट का मानना है कि ये प्रक्रिया संविधान के अनुरूप नहीं अपनाई गई। हरियाणा में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगेगा ब्रेक, 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। आगामी 1 नवंबर 2025 से एनसीआर क्षेत्र के 3 प्रमुख जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। इस निर्णय की घोषणा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद की गई। इसके तहत सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी सहायता से पुरानी गाड़ियों की पहचान की जाएगी। पहला चयन 31 अक्टूबर 2025 तक इन 3 जिलों में पूरा कर लिया जाएगा। योजना के दूसरे चरण में ये नियम अन्य एनसीआर जिलों में 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा और कैमरे 31 मार्च 2026 तक इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। सोनम राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा सुराग, दूसरा हथियार भी बरामद। इंदौर के चर्चित हनीमून मार्ट हत्याकांड में एक अहम मोड़ आया है। जांच में जुटी एसआईटी टीम ने मेघालय के शिलांग स्थित वैसो डोंग फॉल्स के समीप एक गहरी खाई से हत्या में प्रयुक्त दूसरा हथियार बरामद कर लिया है। ये हथियार एक स्टील हैंडल वाला माचेट है। बताया जा रहा है कि हाल ही में पुलिस टीम ने घटनास्थल का क्राइम सीन दोबारा रिक्रिएट किया था। उसी प्रक्रिया के दौरान ये सबूत हाथ लगा। मामले में पहले से ही कई सनसनीखेज खुलासे हो चुके हैं और अब ये हथियार बरामद होना केस की गुत्थी को और भी मजबूत कर सकता है। खराब मोबाइल की बैटरी से अब होगा कैंसर का इलाज। एनएमएल जमशेदपुर की क्रांतिकारी तकनीक। अब पुराने और खराब मोबाइल भी किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी एनएमएल जमशेदपुर ने एक नई रिसाइकलिंग तकनीक विकसित की है, जिसके जरिए मोबाइल की बैटरियों से कोबाल्ट धातु निकाली जा सकती है। यही कोबाल्ट, विशेषकर इसका रेडियोधर्मी रूप कोबाल्ट 60, कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट का उपयोग चुंबक, मिश्र धातु, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पेंट और सेरामिक कलर बनाने में भी होता है। इस तकनीक से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र को भी नई ऊर्जा मिलेगी। बिहार में गरीबों को जमीन आवंटन में अनियमितता, कई अफसरों पर कार्रवाई तय। बिहार में भूमिहीन गरीबों को आवासीय जमीन देने की सरकारी योजना में भारी गड़बड़ी सामने आई है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की प्राथमिक जांच में कई अंचल और राजस्व अधिकारियों द्वारा मनमानी किए जाने के प्रमाण मिले हैं। अभियान बसेरा 2 के तहत योग्य भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन दिए जाने की व्यवस्था है। राज्य भर में 1.25 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन इनमें से लगभग 52% परिवारों को भूमि आवंटन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। G7 समिट में पीएम मोदी और मार्क कार्नी की मुलाकात, भारत कनाडा संबंधों में दिखा नया मोड़। G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। ये बैठक इटली के कान्हा नासिस में आयोजित G7 समिट के दौरान हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत कनाडा संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए आपसी सहमति जताई। लंबे समय से तनावपूर्ण चल रहे द्विपक्षीय संबंधों में ये एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। भारत और कनाडा ने राजनयिक स्तर पर रिश्तों की बहाली के साथ साथ नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति पर भी सहमति बना ली है। जस्टिन ट्रूडो सरकार के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई थी, लेकिन अब बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की संभावित एंट्री, ट्रंप ने दिए परमाणु ठिकानों पर हमले के संकेत। मध्य पूर्व में तनाव लगातार गहराता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ एक लंबी बैठक की, जिसमें ईरान के परमाणु स्थलों पर संभावित सैन्य कार्रवाई की समीक्षा की गई। ये बैठक लगभग 1 घंटे 20 मिनट चली, जिसमें ट्रंप ने क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के नाम पर हस्तक्षेप के संकेत दिए। यदि अमेरिका इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, तो ये टकराव और भी विनाशकारी रूप ले सकता है। ईरान इजराइल संघर्ष और गंभीर हुआ। खामेनेई ने सेना को सौंपी सारी कमान।
ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने देश की सैन्य कमान औपचारिक रूप से सेना को सौंप दी है। माना जा रहा है कि उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया है। ये निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब इजराइल लगातार ईरान के तेल प्रतिष्ठानों और परमाणु केंद्रों को निशाना बना रहा है और बदले में ईरान भी मिसाइल हमलों से इजराइल को जवाब दे रहा है। 1989 से सत्ता में रहते हुए खामेनेई पहली बार इतनी निर्णायक सैन्य शक्ति को सौंप रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में संघर्ष को और भी उग्र बना सकता है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 2027 में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से लड़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सपा इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। ये बयान उस समय आया है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को भारी सफलता मिली, जिससे बीजेपी की रणनीति को झटका लगा। अखिलेश का वार, सरकार में अंदरूनी कलह, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। कानपुर सीएमओ के तबादले को लेकर अखिलेश ने सरकार की आंतरिक खींचतान पर निशाना साधा और कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच टकराव अब सार्वजनिक हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि दवाओं की जगह कोयले का घोल दिया जा रहा है और गलत इंजेक्शनों से मरीजों की जान जा रही है। किसान और भर्ती के मुद्दों पर भी हमला, 2027 के लिए पीडीए को दी धार। किसानों की समस्याओं को लेकर अखिलेश ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अब तक 20% गेहूं भी नहीं खरीद पाई और मुख्यमंत्री हवाई दौरे में व्यस्त हैं। सिपाही भर्ती में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाकर उन्होंने बीजेपी पर सामाजिक न्याय से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। 2027 के लिए सपा का पीडीए फॉर्मूला और कपिल सिब्बल की न्यायपालिका पर तीखी टिप्पणी। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संकेत दे दिया है कि इस बार भी पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर जोर रहेगा, वही फार्मूला जिसने लोकसभा चुनाव में सपा को मजबूती दी थी। सियासी हलकों में माना जा रहा है कि यह रणनीति आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। जजों पर महाभियोग, कपिल सिब्बल ने सरकार पर लगाया पक्षपात का आरोप। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक बार फिर सरकार की न्याय प्रणाली में दखल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रस्तावित महाभियोग प्रक्रिया पर गंभीर आपत्तियां जताईं। सिब्बल के मुताबिक ये प्रक्रिया ठोस साक्ष्यों के अभाव में आगे बढ़ाई जा रही है, केवल कुछ वीडियो क्लिप और जली हुई नकदी की खबरों के आधार पर। वहीं दूसरी ओर जज शेखर यादव पर सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप लगाते हुए 55 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव दिया था, लेकिन 6 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिब्बल का कहना है कि सभापति द्वारा वर्मा के मामले को फौरन आगे बढ़ाना और यादव के खिलाफ चुप्पी सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।